Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Van Pandey and this is the sixth video of chapter Electrochemistry. In the previous video, we already completed the concept of electrolysis. Now, in today's video, we will start a new topic, that is Faraday's law of electrolysis. We will also derive the mathematical forms of Faraday's law. We will also discuss Faraday's constant, practical application of Faraday's law, efficiency of electrolytic cell, and at last, we will solve few numerical problems related to Faraday's law. So let's start the video with our first topic, that is Faraday's law of electrolysis. Faraday's law. So Faraday's law was given by scientist Michael Faraday. इन्होंने हमें relation दिया था between the amount of product released in electrolysis and the quantity of electricity passed through the solution. That means Faraday ने हमें एक relation दिया था जिसके अंदर उन्होंने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस और जो चार्ज पास होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, इनके बीच में रिलेशन डिराइव किया था. अब इन रिलेशन को इन्होंने दो लॉज में एक्सप्रेस किया, जो कि है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दैट मीन्स फैराडे के फर्स्ट लॉ के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, इनकी क्वांटिटी या इनका अमाउंट डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से आपने कितना करंट या फिर कितना चार्ज पास किया है. इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो रिलेशन होगा वेट डिपोजिटेड या वेट लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन. नाउ फर्स्ट लॉ को बेटर वे में समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. इस सेल के अंदर आप देख सकते हैं जो बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, दैट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड. नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड. एनोड और कैथोड को हमने एक सॉल्यूशन में डिप किया है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा. और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है इसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्रिएट होगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और उसमें से आयंस रिलीज होंगे, कैटायंस और एनायंस. जिसमें से आप जानते हैं जो कैटायंस है वो कैथोड पे मूव करेंगे, एनायंस एनोड पे मूव करेंगे. कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. अब इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का वेट या अमाउंट को हमें रिलेट करना है इस सॉल्यूशन में से जो पास हुआ उस चार्ज या फिर करंट से. तो सपोज इस पूरे सेल के अंदर आई एम्पियर करंट हम पास कर रहे हैं फॉर टी सेकेंड टाइम. हम यहाँ पे जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उनका जो यूनिट है वो एसआई फॉर्म में ले रहे हैं, एसआई सिस्टम में ले रहे हैं. तो आई एम्पियर करंट पास हो रहा है फॉर टी सेकेंड टाइम. तो अगर हम इस करंट को टाइम को चार्ज के साथ रिलेट करना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू आई टी. अब ये रिलेशन कहां से है तो आप जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला होता था I इक्वल्स टू Q अपॉन टी. यानी जो भी करंट प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कितना कूलम चार्ज आपने पास किया था और आपने कितने सेकेंड्स के लिए, कितने टाइम के लिए पास किया था. तो इसी से हमने रिलेट किया कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल्स टू आई टी. तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर हम इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सॉल्यूशन से जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, तो जो कैटायंस होंगे यानी पॉजिटिव आयंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, एनोड पे, और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो जाएंगे कैथोड पे. अब कैथोड पे क्या होने वाला है, आप जानते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा. अब इस प्रोसेस में दो कंडीशंस हो सकती है. फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रोड्स पे डिपोजिट हो जाएगा. दैट मीन्स अगर आपका कोई सॉलिड प्रोडक्ट है तो आपके इलेक्ट्रोड्स पे डिपोजिट हो जाएगा. और अगर ये गैसियस प्रोडक्ट है तो ये बबल्स के फॉर्म में आपके सॉल्यूशन से लिबरेट हो जाएगा. दोनों ही कंडीशन में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, इस प्रोडक्ट के वेट को अगर हम बात करें तो वेट को हम रिलेट कर रहे हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन. अब इसकी जगह हम एक और चीज लिख सकते हैं कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, बिकॉज अभी अभी हमने यहाँ रिलेशन निकाला था कि Q इक्वल्स टू आई टी. तो ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है. नाउ इस लॉ को आगे हम लोग डिराइव करते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेट इज प्रोपोर्शनल टू आई टी. अब अगर हमें इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो
तो हम इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो वी कैन राइट लाइक दिस, वेट इक्वल्स टू ZIT। अब यहाँ पे एक जो नया कांस्टेंट है, दिस इज Z। अब Z क्या होता है, तो Z को हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसकी खास बात यह है कि ये कांस्टेंट पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है। वाई? बिकॉज Z की जो वैल्यू है ये डिफरेंट आयंस के लिए डिफरेंट होती है, यानी हर एक स्पेसिफिक कैटायन या एनायन के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, पर हर कैटायन या एनायन के लिए वैल्यू फिक्स है। तो ये कांस्टेंट क्या है, सभी कैटायन से एनायंस के लिए डिफरेंट वैल्यू शो करता है। अब Z को हम कैसे डिराइव करें, तो Z का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, पहला टर्म जो है दैट इज इक्विवेलेंट वेट और दूसरा फैराडेज कांस्टेंट। अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आपने 11 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आ चुका है। आपने इस कॉन्सेप्ट को रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा है, एज वेल एज आपके 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। अब इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आपके पास 4 जगह पे यूज करना है। एक आपका होता है एसिड, दूसरा बेस, तीसरा सॉल्ट और चौथा आयंस। तो फिलहाल हमारा जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाले हैं, इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले हैं आयंस। तो हमें लास्ट कॉन्सेप्ट को यूज करना है इक्विवेलेंट वेट को। तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू मोलार वेट ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय इस चार्ज। कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका मोलार वेट क्या है, डिवाइडेड बाय द चार्ज। अब चार्ज आपको कैसे पता चलेगा, बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आगे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे इक्विवेलेंट वेट को कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, तो हम फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे इनटू IT। अब यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट रह गया दैट इज फैराडे। तो फैराडे जो होता है आप जानते हैं ये भी एक कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है ये भी फिक्स है। आप जानते हैं कि 1 फैराडे की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 96500 कूलम। अब ये 1 फैराडे एक्चुअली होता क्या है, तो 1 फैराडे जो होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसी को हम 1 फैराडे बोलते हैं। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा टोटल 96487 कूलम। अब इसी को हम लोग राउंड अप करके 96500 कूलम यूज करते हैं, जो कि होता है हमारा 1 फैराडे। तो दैट इज फैराडेज कांस्टेंट। तो एक्चुअली हमारे पास टोटल फॉर्मूलेस कितने आ चुके हैं, टोटल हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है वेट इज इक्वल टू ZQ। सेकेंड फॉर्मूला हमारा है वेट इज इक्वल टू ZIT। थर्ड फॉर्मूला हमारा है वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे इंटू I इंटू T। और लास्ट फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव कर सकते हैं वो ये होगा कि वेट इक्वल्स टू मोलार वेट अपॉन X मल्टीप्लाई बाय I इंटू T अपॉन फैराडे। अब इन 4 में से आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं फैराडेज के फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इट डिपेंड्स ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। आपको जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन है उससे आपको जज करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप इन फॉर्मूलेस के अलावा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है उस रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करके बताऊंगा। सो दिस इज आवर फैराडेज फर्स्ट लॉ, जिन्होंने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट होंगे उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। नाउ our next topic is Faraday's second law of electrolysis. So
According to the second law of electrolysis, if the different electrolytic cells containing different electrolytes are joined in series and same quantity of electricity is passed through them, then the amount of product obtained at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight. That means आप किसी electrolytic cells को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में और इन सेल में से सेम अमाउंट ऑफ करंट या सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनमें जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, इन प्रोडक्ट का, इन कंपोनेंट का जो वेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी विल टेक एग्जांपल। सो सपोज यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं जो फर्स्ट सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, और जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कॉपर सल्फेट। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। दैट मीन्स अगर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, अगर ये एनोड है तो सेकेंड वन कैथोड होगा, देन एनोड होगा और ये कैथोड होगा। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट हमें यूज करना है दैट कंपोनेंट इज पॉजिटिव आयन। तो ऐसा सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसमें Ag+ और सेकेंड सॉल्यूशन में कॉपर +2 है। अब इन कंपोनेंट्स के वेट को हमने रिलेट करना है इक्विवेलेंट वेट के साथ। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम I अमाउंट ऑफ करंट यानी I एम्पियर करंट पास करेंगे t सेकेंड टाइम के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि Q कूलम चार्ज हम पास करेंगे इस सॉल्यूशन में से। अब ये जो सॉल्यूशन है इन दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट या फिर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है सेम टाइम के लिए, तो दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस साथ में होगा। अब जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे वो क्या होंगे, तो जो सिल्वर आयंस हैं वो जाके कैथोड के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ जाके अपना रिडक्शन करेंगे। सिमिलरली कॉपर +2 जो आयंस हैं ये भी कैथोड के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ पे ये अपना रिडक्शन करेंगे। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो वेट डिपॉजिट होगा, हम सपोज कर लें कि जो सिल्वर प्लस जो आयंस हैं ये डिपॉजिट होके W1 वेट शो कर रहे हैं और जो कॉपर +2 आयंस से रिडक्शन करके W2 वेट शो कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकेंड लॉ W1 जो है वेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। सिमिलरली हमारा जो दूसरा है इलेक्ट्रोड उस पर जो डिपॉजिट हो रहा है कॉपर +2, इसका वेट 2 जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये रिलेशन हमें सेकेंड लॉ ने दिया था। अब इस रिलेशन को हम जस्टिफाई करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमें क्या मिला था रिलेशन, हमारा रिलेशन था वेट इज इक्वल टू ZQ, या फिर हम लिख सकते थे वेट इक्वल्स टू ZIT। अब हम लोग इसमें सेकेंड लॉ को यूज करेंगे। कैसे, तो हम देख सकते हैं कि वेट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वेट 1 यूज कर रहा हूँ फॉर सिल्वर, Z1 यूज कर रहा हूँ फॉर सिल्वर एंड IT। सिमिलरली हम सेकेंड इलेक्ट्रोड पे जो डिपोजिशन होगा कॉपर का उसके लिए लिख सकते हैं W2 इक्वल्स टू Z2IT। अब यहाँ पे W1 और W2 जो है ये क्या है, तो W1 जो है ये वेट डिपोजिट हो रहा है जो सिल्वर का, और W2 जो है वेट डिपोजिट हो रहा है जो कॉपर का। Z1 जो है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर आयंस का, Z2 जो है इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर +2 आयन। जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया था कि Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जो कि कांस्टेंट होता है, पर इसकी वैल्यू डिफरेंट आयंस के लिए डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे Z1 और Z2 हम दो डिफरेंट वैल्यूज यूज कर रहे हैं फॉर सिल्वर आयंस एंड कॉपर +2 आयंस। नाउ इस प्रोसेस के अंदर अगर हम दोनों का रेशियो ले लें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W1 इक्वल्स टू Z1IT अपॉन W2 Z2IT। अब यहां देख सकते हैं कि जो IT है दोनों में कॉमन है, ये कट जाएगा तो आपका रिलेशन क्या बचेगा, फाइनली यू विल गेट W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। अब Z क्या था, इट वॉज इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। तो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन F, और नीचे आएगा E2 एंड ऊपर चला जाएगा आपका F। अब F जो है ये फैराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये F कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो रिलेशन बचेगा दैट विल बी W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू
E1/E2। दैट मीन्स जो भी वेट डिपॉजिट हो रहा है कंपोनेंट्स का वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। अब ये फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना है, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करना है जहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, या फिर आपके किसी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट का डेटा गिवन है। अदरवाइज अभी सारे क्वेश्चंस में आप फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बताया था कि आप रेडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑफ फैराडेज लॉ। अभी हमने जो फैराडेज के दो लॉज स्टडी किए हैं उन्हें हमें यूज करना है इन एग्जांपल्स, और अभी उन लॉज की हेल्प से हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें और उसमें से अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जो वेट डिपॉजिट होगा उसका वेट कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर जो कैटायन प्रेजेंट है दैट इज सोडियम आयन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कैटायन प्रेजेंट है दैट इज मैग्नीशियम आयन, और जो थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर जो आयन प्रेजेंट है दैट इज एल्यूमिनियम आयन। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सोडियम है इसका चार्ज +1 है, दैट मीन्स एक सोडियम के डिपोजिशन के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली हम देख सकते हैं मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है इट इज +2, दैट मीन्स एक मैग्नीशियम आयन के डिपोजिशन के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंड एल्यूमिनियम का जो चार्ज होता है इट इज +3, दैट मीन्स एक एल्यूमिनियम आयन के डिपोजिशन के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इसका ये भी मीनिंग होता है कि अगर हम सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो सोडियम का एक एटम डिपॉजिट होगा, दैट मीन्स 23 ग्राम सोडियम हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम आयन की बात करें तो मैग्नीशियम +2 आयन को अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो मैग्नीशियम का एक एटम डिपॉजिट होगा जिसका वेट होता है 24 ग्राम। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम +3 को अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक एल्यूमिनियम एटम डिपॉजिट होगा जिसका वेट होता है 27 ग्राम। अब अगर हम इन आयंस को 1 मोल कंसिडर करें, दैट मीन्स 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल मैग्नीशियम आयन एंड 1 मोल एल्यूमिनियम आयन, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें भी हमें मोल्स में काउंट करना पड़ेगा। तो हम लोग सभी को मोल्स में कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले की बात करें अगर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए दैट मीन्स हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेकंड वाले की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वाले केस के लिए हमें 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 1 फैराडे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 2 फैराडे, और 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 3 फैराडे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सोडियम आयन के 1 मोल्स हैं तो उसको डिपॉजिट करने के लिए हमें 1 फैराडे चाहिए। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम आयन है तो उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चाहिए, और अगर एल्यूमिनियम आयंस हैं तो उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 फैराडे चाहिए। अगर हम सभी को 1 फैराडे ही प्रोवाइड करें तो सोडियम आयन कंप्लीट डिपॉजिट होगा, लेकिन मैग्नीशियम आयन हाफ मोल होगा, बिकॉज इसके टोटल डिपोजिशन के लिए 2 फैराडे चाहिए थे। तो 1 फैराडे से कितना होगा, हाफ। सिमिलरली अगर हम 1 फैराडे एल्यूमिनियम आयन को देंगे तो हमें 1/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन डिपोजिट होके मिलेंगे। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सेटअप को स्टडी करते हैं। तो सपोज ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। जो फर्स्ट सेल है इसके अंदर हमें सोडियम आयन को स्टडी करना है, सेकेंड सेल के अंदर हमें मैग्नीशियम आयन को स्टडी करना है, एंड थर्ड सेल के अंदर हमें एल्यूमिनियम आयन को स्टडी करना है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन जो है ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। सिमिलरली जो सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यहाँ पे कैथोड पे मैग्नीशियम आयन डिपॉजिट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, एंड जो थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यहाँ पे कैथोड पे एल्यूमिनियम आयन डिपॉजिट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। नाउ इस सेल के अंदर हम लोग I एम्पियर करंट पास कर रहे हैं फॉर t सेकेंड टाइम, दैट मीन्स Q अमाउंट ऑफ चार्ज हम पास कर रहे हैं इन तीनों सेल में से। अब हम देख सकते हैं Q जो चार्ज है ये तीनों सेल के लिए कॉमन है, या फिर I एम्पियर करंट जो है t सेकेंड टाइम के लिए ये तीनों सेल्स के लिए कॉमन है। अब इस एग्जाम्पल को प्रॉपर वे में समझने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में ये कंसिडर करते हैं कि हम इन तीनों सेल में से 1 फैराडे पास कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि 1 फैराडे अगर पास होगा तो सोडियम का कंप्लीट डिपोजिशन होगा। तो जो सोडियम आयन है ये कंप्लीट डिपोजिट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 23 ग्राम ऑफ सोडियम मिलेगा। जबकि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो हमने स्टडी किया था कि मैग्नीशियम के एक्चुअली +2 चार्ज होने के कारण हमें 2 फैराडे चाहिए। जब हम 1 फैराडे देंगे तो ये हाफ मोल डिपोजिट होगा, दैट मीन्स हमें यहाँ पे ओनली 12 ग्राम
मैग्नीशियम मिलेगा। जबकि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो हमने देखा था कि एल्यूमिनियम का +3 चार्ज है, दैट मीन्स हमें 3 फैराडे चाहिए। अगर हम 1 फैराडे पास करेंगे तो हमें एक्चुअली यहाँ पे ओनली 9 ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा सोडियम था ये कंप्लीट डिपॉजिट हुआ, जबकि मैग्नीशियम है ये हाफ मोल डिपॉजिट हुआ, जबकि हमारा एल्यूमिनियम है ये 1/3 मोल डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ पे हमने फेराडेज का जो फर्स्ट लॉ है उसको भी यूज़ किया, एज वेल एज हमने फेराडे के सेकंड लॉ को यानी इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके देखा। नाउ हम कुछ और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स का। यहाँ पे 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स के हम इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करेंगे और सभी कंडीशन में हम लोग 1 फैराडे पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से और स्टडी करेंगे इसमें से हमें कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट केस में जहाँ पे सिल्वर आयन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर का चार्ज +1 है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए सिल्वर के कंप्लीट डिपोजिशन के लिए। तो अगर हम 1 फैराडे पास करेंगे तो सिल्वर जो है पूरा कंप्लीट डिपॉजिट होगा और हमें 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम मिलेगा। नाउ सेकंड केस में आप देख सकते हैं कॉपर का चार्ज +2 है, दैट मीन्स हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट कॉपर के डिपोजिशन के लिए। अगर आप 1 फैराडे पास करेंगे तो आपको एक्चुअली हाफ मोल ऑफ कॉपर एटम मिलेगा। थर्ड केस में आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का चार्ज +3 है, यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए एल्यूमिनियम के कंप्लीट डिपोजिशन के लिए। अगर आप 1 फैराडे पास करेंगे तो एक्चुअली आपको 1/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम मिलेगा। फोर्थ केस में आप देख सकते हैं क्लोरीन आयन है, यहाँ पे क्लोरीन के कंप्लीट 1 मोल के डिपोजिशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स अगर आप 1 फैराडे पास करेंगे तो आपको हाफ मोल ऑफ क्लोरीन एटम मिलेगा। लास्ट केस में आप देख सकते हैं आप वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस को कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स आपको 4 फैराडे पास करना पड़ता है। अगर आप 1 फैराडे पास करेंगे तो आपको ओनली 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल से आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब होता है एबिलिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमें कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा। अब ये जो एफिशिएंसी होती है इट इज ऑलवेज लेस देन 100। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा 100 से लेस होती है। अब उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास करेंगे, लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी आप चार्ज पास करने वाले हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो जाती है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यूज नहीं होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू से लेस मिलेगा। सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस सेल के अंदर आप I एम्पियर करंट पास कर रहे हैं फॉर t सेकेंड टाइम और आप सोच रहे हैं कि आपको 100 ग्राम प्रोडक्ट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये जो 100 ग्राम जो वैल्यू है इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, ये आपने कैलकुलेट किया है, बट आपने जब एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ उसको आपने मेजर किया तो आपने देखा कि आपको एक्चुअली 80 ग्राम वैल्यू मिल रही है। दैट वैल्यू इज योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से लेस आएगी। तो इससे आपकी सेल की एफिशिएंसी कितनी आई? तो इट इज 80%। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको सेल की एफिशिएंसी मिल जाएगी इन परसेंटेज। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करें तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू गिवन होगी दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ। तो दैट वैल्यू इज थ्योरेटिकल वैल्यू। इन दोनों का आप रेशियो लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दैट विल गिव द एफिशिएंसी ऑफ द सेल। अब आगे हम कुछ फैराडेज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पे हम लोग एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करेंगे, तो दैट टाइम आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। वैसे तो फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के रिलेशन को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑलरेडी स्टडी किया है, बट यहाँ पे हम लोग फैराडेज के कॉन्सेप्ट को भी फ्री एनर्जी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अगेन रिवाइज करने वाले हैं। हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब डेल्टा जी के दो फॉर्मूले हमें पता हैं। फर्स्ट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE सेल, जहाँ पे हम लोग फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालते हैं, एंड सेकेंड फॉर्मूला वाज डेल्टा जी इक्वल्स टू
-2.303 RT log K, जहाँ पे हम लोग डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें तो एक हमें फाइनल फॉर्मूला ये भी मिलता है कि NFE cell equals to 2.303 RT log K। नाउ इस इक्वेशन के अंदर R जो है ये गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, E सेल जो है सेल पोटेंशियल है, F जो है इट इज फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, आप जानते हैं इट इज 96500। हाँ, अब आपको इस इक्वेशन में सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ N। अब जो N है इट इज एक्चुअली नॉट मोल्स, ये होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रेडॉक्स रिएक्शन। यानी आपके पास एक कंप्लीट बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दैट वैल्यू रिप्रेजेंट्स N। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि A प्लस B प्लस गिव्स A प्लस प्लस B। अब इस रिएक्शन में देख सकते हैं A का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो B है इसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है दोनों में वो है एक इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे केस में अगर N की वैल्यू की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है तो N की वैल्यू 1 होगी। बट समटाइम कुछ क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको गिवन होगा कि इस रिएक्शन के अंदर 0.75 फैराडे यूज हो रहा है या ऑब्टेन हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको N की वैल्यू 0.75 यूज करनी है। तो दैट मीन्स अगर N की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है दैट मीन्स आपको क्या करना है, इक्वेशन के जो रेडॉक्स रिएक्शन की कॉन्सेप्ट है उससे आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर आपके क्वेश्चन में फैराडे गिवन है तो आपको N की वैल्यू जो है वो फैराडे की वैल्यू के हिसाब से यूज करनी है। इस कॉन्सेप्ट को आके मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज किया है, तो आप उसको जब देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैराडेज लॉ। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को थॉरली रीड करेंगे और क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है उसको पहले फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, दैट मीन्स कॉपर क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। नाउ कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब कॉपर जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉपर +2 आयन। अब जो कैटायन है इट ऑलवेज गोज टू कैथोड और वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉपर +2 जो है कैथोड पे डिपोजिट होगा। नाउ क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्लोरीन जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Cl- आयन। अब जो नेगेटिव आयन होते हैं एनायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स एनोड और वहां पे वो ऑक्सीडेशन करेंगे और वहां से क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। नाउ द रिएक्शन इज अकरिंग एट 300 केल्विन टेम्परेचर। तो हमें फर्स्ट डेटा मिल गया टेम्परेचर, इट इज 300 केल्विन। अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज आपके सारे वैल्यूज ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। नाउ द रिएक्शन इज अकरिंग एट 1 बार प्रेशर। आपका सेकंड डेटा आपको मिल गया प्रेशर, इट इज ऑल्सो 1 बार। नाउ हाउ मच कॉपर एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉपर। तो कॉपर याद रखना कि सॉलिड होता है। अगर किसी सॉलिड की बात करें इसका मतलब उसका कितना ग्राम वेट डिपॉजिट हो रहा है आपको कैलकुलेट करना है, यानी सॉलिड के केस में आपको कैलकुलेट करना है वेट। एंड हाउ मच क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। अब क्लोरीन जो है इट इज गैस, और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के लिए आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो कितने लीटर क्लोरीन गैस रिलीज होगा ये आपको कैलकुलेट करना है फॉर क्लोरीन। बट व्हेन जब 2 एम्पियर करंट इज पास, तो आपको एक और डेटा मिल गया दैट इज करंट I, इट इज 2 एम्पियर। और कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, 1 आवर के लिए। अब आपके पास ये जो R है ये SI सिस्टम नहीं, आपको इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यानी आपके पास टोटल 3600 सेकेंड टाइम है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में मिल गई है। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और डेटास गिवन है, वो क्या है, तो फर्स्ट फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको यूज करनी है इट इज 96500 कूलम। कॉपर का एटॉमिक वेट गिवन है दैट इज 63.5 यूनिट। क्लोरीन का एटॉमिक वेट गिवन है दैट इज 35.5 यूनिट। और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है R, इसकी वैल्यू भी गिवन है इट इज 0.08314 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में यूज करनी है।
तो चलिए सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू IT, यानी हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। अब I जो है इट इज़ 2 एम्पियर और जो टाइम है इट इज़ 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो आपके पास टोटल 7200 कूलम है। दिस इज़ योर Q चार्ज। अब आपके पास एक रिलेशन है कि अगर आपका 96500 कूलम चार्ज है तो आपका फैराडे होता है 1 फैराडे। तो यहाँ पे आपके पास 7200 कूलम चार्ज है तो आपके कितने फैराडे होंगे? x फैराडे। तब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7200 डिवाइडेड बाय 96500 और यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी इट इज़ इक्वल टू 0.075 फैराडे। यानी आपने फर्स्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली, दैट इज द फैराडे। यानी 0.075 फैराडे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पास हो रहा है। नाउ हम लोग इंडिविजुअली दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो कैथोड पे हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज रिडक्शन होता है कैटायन का। अब जो हमारा कैटायन है वो है कॉपर +2 आयन। तो ये कैथोड पे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 फैराडे की हेल्प से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। दैट मीन्स 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। जबकि हमारे पास कितने फैराडे हैं इस सेल के अंदर? इट इज 0.075 फैराडे। तो अगर हमारा सेल 0.075 फैराडे यूज करेगा तो x ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 63.5 इंटू 0.075 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2.38 ग्राम कॉपर। ये आ गया आपका कॉपर का वेट। अब यहाँ जो हमने कैलकुलेशन किया है एक्चुअली हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को यूज़ किया है। जो भी रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे सेल में हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे रिडक्शन हाफ को यूज़ किया है, लेकिन आप इसी पार्ट को डायरेक्टली मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था उसको यूज़ करना है। हमारे पास फैराडेज का जो 4th फॉर्मूला था लॉ का वो ये था कि वेट इक्वल्स टू मोलार वेट अपॉन x जो कि चार्ज होता है मल्टीप्लाई बाय I इंटू टी डिवाइडेड बाय F। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था आपको ध्यान होगा। हमने कैलकुलेट किया था वेट इक्वल्स टू ZQ, देन हमने कैलकुलेट किया था वेट इक्वल्स टू IT, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे इंटू IT, और लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था वेट इक्वल्स टू मोलार वेट अपॉन x इंटू IT अपॉन F। ये 4 फॉर्मूले हमारे पास ऑलरेडी हैं जो कि हमने फैराडेज के फर्स्ट लॉ में स्टडी किया था। उसमें से हम 4th फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नाउ इस फॉर्मूले के अंदर बाकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे पास मोलार वेट कितना है? तो मोलार वेट कॉपर का होता है 63.5 और कॉपर के यहाँ पे वैलेंसी जो चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है यानी 2 मल्टीप्लाई बाय I कितना है 2 एम्पियर, टाइम कितना है हमारे पास 1 आवर है जिसको हमें सेकंड में लिखना है यानी 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड डिवाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट दैट इज 96500। अब इन वैल्यूज को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देन ऑल्सो आपको यही सेम आंसर मिलेगा दैट इज 2.38 ग्राम कॉपर। बट आई विल सजेस्ट कि आप जो रेडॉक्स रिएक्शन है इस मेथड को यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ हमारा कैथोड पे होने वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिल गया है। अब हमें एनोड पे होने वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें एनोड पे, तो एनोड पे हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, किसका होगा? एनायन का। तो एनायन हमारा कौन है? क्लोरीन। तो जो 2 क्लोरीन आयंस हैं वो क्लोरीन गैस रिलीज करेंगे बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 फैराडे यूज होगा इसके अंदर। तो हम इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं कि जब 2 फैराडे यूज होता है तो हमें 1 मोल क्लोरीन मिलता है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो हमारे पास कितने फैराडे हैं इस रिएक्शन में? 0.075 फैराडे। तो अगर हम 0.075 फैराडे को यूज़ करेंगे तो हमें कितने मोल क्लोरीन मिलेंगे? तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशन आएगा x इक्वल्स टू 0.075 डिवाइडेड बाय 2, जिससे हमें मिलेगा 0.0375 मोल।
तो फाइनली हमें क्लोरीन के मोल्स भी मिल गए, इट इज 0.0375 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था गैस के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो भी SI सिस्टम में यानी लीटर में। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर हमारा रिएक्शन 273 केल्विन पे हो रहा होता, दैट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा होता, तो हम डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते थे। कौन सा, कि अगर कोई भी गैस 1 मोल है स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसका मतलब उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये आपने स्टोइचियोमेट्री में पढ़ा था 11th में। तो हमारे पास कितने मोल हैं, 0.0375 मोल, तो उसके लिए y लीटर वॉल्यूम होगा। ये डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे टेम्परेचर 273 केल्विन है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो टेम्परेचर की वैल्यू है इट इज 300 केल्विन, तो आप ये डायरेक्ट रिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आइडल गैस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आइडल गैस इक्वेशन क्या होता है, इट इज PV इक्वल्स टू nRT। तो आप यहाँ से V निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। अब अगर हम n की बात करें तो n अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0.0375, तो हमने n की वैल्यू पुट की। अब r की बात करें तो r क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 0.08314, और टेम्परेचर जो है ये 300 केल्विन है, और प्रेशर जो है ये 1 बार है। तो आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी। ये आपने जो पहली वैल्यू पुट की ये n है, ये r है, ये t है, नीचे आपने प्रेशर की वैल्यू पुट की, और इन सबको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम आएगा इट विल बी इक्वल टू 0.9353 लीटर। दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा गिवन है पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। व्हेन 2.68 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ Hg2ClO4 twice, HgClO4 twice, CuSO4 and AgNO3, how many moles of each metal will be deposited on cathode? तो यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये कैथोड के प्रोडक्ट को पूछ रहे हैं। कैथोड पे कौन जाते हैं, ओनली कैटायंस, और कैटायंस क्या करेंगे, दे विल डू रिडक्शन, यानी आपको रिडक्शन के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। सेकेंड थिंग जो ये है कि आपके ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, इन चारों सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है, और इनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए पास किया है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे फैराडेज के सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास जो करंट है ये आपका एम्पियर में दिया हुआ है, दैट मीन्स आपके पास SI सिस्टम में है, लेकिन जो टाइम है इट इज गिवन इन आर, तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो आपकी वैल्यू आएगी 3600 सेकेंड, तो आपका टाइम सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके अंदर जो कैटायंस है आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो कैटायन है इट इज एक्चुअली Hg+, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट के जो अंदर कैटायन है इट इज Hg+2, थर्ड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आपका कैटायन है इट इज Cu+2, और जो लास्ट फोर्थ इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे जो कैटायन है इट इज Ag+। अभी हमने सारे कैटायंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इन कैटायंस का हम लोग रिडक्शन रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट कैटायन की। अब फर्स्ट कैटायन में अगर Hg+ की बात करें तो Hg+ के अगर हम 1 मोल को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें एक्चुअली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट डिपोजिशन के लिए, ताकि हमें प्रोडक्ट में 1 मोल Hg मिले। अब Hg मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड शो किया हुआ है। नाउ सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे Hg जो है ये +2 चार्ज पे, यानी हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे चाहिए कंप्लीट डिपोजिशन के लिए। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 फैराडे यूज़ करेंगे तो हमें हाफ मोल ऑफ Hg मिलेगा सेकेंड केस में। नाउ बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में हमारे पास कॉपर +2 है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कॉपर पे जो चार्ज है इट इज़ +2, यानी कंप्लीट डिपोजिशन के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे चाहिए। लेकिन अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे तो हमें एक्चुअली हाफ मोल मिलेगा, यहाँ पे भी हमें हाफ मोल ऑफ कॉपर मिलेगा। और जो हमारा लास्ट केस है जो सिल्वर का केस है उसकी अगर हम बात करें तो फोर्थ केस में हमारा जो सिल्वर है इसका भी चार्ज +1 है। तो यहाँ पे भी हमें कंप्लीट डिपोजिशन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे पास करेंगे तो हमें कंप्लीटली 1 मोल ऑफ सिल्वर मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो चारों इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग अगर मोल्स को कंसिडर करें तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी किस में है, ये भी मोल्स में है। तो मोल्स की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फैराडे, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे।
नाउ हमारे जो इक्वेशन है यहाँ पे कितने फैराडे यूज़ होने वाला है पहले हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन हम जानते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली 2.68 एम्पियर करंट पास किया गया है, दैट इज़ आवर आई, और जो टाइम था इट इज़ 3600 सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू IT, तो हमारे पास Q कितना है 9648 कूलम। अब इसकी मदद से हम फैराडे फाइंड आउट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास रिलेशन है कि अगर 96500 कूलम होता है दैट इज 1 फैराडे, तो हमारे पास कितना है 9648 कूलम, तो हमारे कितने फैराडे होंगे। तो इस रिलेशन की हेल्प से हमने फैराडे निकाला एंड इट इज इक्वल टू 0.09998 विच इज इक्विवेलेंट टू 0.1 फैराडे। तो फाइनली हमने देखा कि हमारे इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर 0.01 फैराडे यूज हो रहा है। नाउ हम इनको इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे, तो 1 फैराडे पे हमें 1 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारे पास 0.1 फैराडे है, तो हमें प्रोडक्ट में भी 0.1 मोल प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज फॉर फर्स्ट केस। नाउ सेकंड की बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 फैराडे पे हमें एक्चुअली 0.5 मोल यानी हाफ मोल ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन में 0.1 फैराडे है तो प्रोडक्ट में भी हमको 0.05 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज फॉर आवर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट। नाउ थर्ड की बात करें, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अगर हमारा 1 फैराडे यूज हो रहा है तो हमें प्रोडक्ट में 0.5 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर 0.1 फैराडे है, तो हमें प्रोडक्ट में 0.05 मोल ऑफ कॉपर +2 मिलेगा। नाउ लास्ट केस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 फैराडे पे 1 मोल प्रोडक्ट मिलता है जो कि सिल्वर है, तो हमारे पास 0.01 फैराडे है, तो हमें प्रोडक्ट में 0.1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो कंक्लूजन है दैट इज कि हमारा जो सॉल्यूशन है अगर उसमें हम 0.1 फैराडे चार्ज पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो हमारे सॉल्यूशन में 0.1 मोल ऑफ Hg2+2 मिलेगा, 0.05 मोल ऑफ Hg2+2 मिलेगा, 0.05 मोल ऑफ Cu+2 मिलेगा एंड 0.1 मोल ऑफ Hg+ मिलेगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 3। तो क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं। 0.972 ग्राम silver Ag is obtained by passing 5 ampere current for 193 seconds through an aqueous solution of silver nitrate between graphite electrodes. Then calculate the efficiency of the electrolytic cell. That means यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो 0.972 ग्राम है। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपको प्रैक्टिकली मिल रहा है। ये कब मिल रहा है, जब आप 5 एम्पियर करंट पास करें, यानी आपके पास आई क्वेश्चन में गिवन है। आप कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं 193 सेकेंड्स, तो आप टाइम आपका ऑलरेडी सेकेंड्स में दिया हुआ है। सॉल्यूशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो ओनली सिल्वर है। दैट मीन्स आप कैथोड के प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं, यानी आपका जो रिएक्शन होगा वो सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन होगा, आप कैटाइन के लिए स्टडी करने वाले हैं। ना हमें क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या पूछी है कि हमें पूछा गया है कि इस सेल की एफिशिएंसी क्या है। तो सेल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो है, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल वैल्यू की इस सेल के अंदर एक्चुअली कितना वेट डिपॉजिट होना चाहिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करते हैं Q। अब Q का फॉर्मूला क्या है, तो Q इक्वल्स टू IT। I हमारे पास है दैट इज 5 एम्पियर और टाइम है 193 सेकेंड, मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिला 965 कूलम। दिस इज आवर Q। अब हमारे पास रिलेशन है कि अगर हमारे पास 96500 कूलम होता है देन इट इज 1 फैराडे। तो हमारे पास कितना है ओनली 965 कूलम, तो इट विल बी x फैराडे। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 0.01 फैराडे। तो यहाँ से आपने फैराडे कैलकुलेट कर लिया जो कि वैल्यू आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में डिराइव की हुई है। ना हम लोग रिएक्शन को स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें सिर्फ कैटायन को स्टडी करना है, हम कैथोड के रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो कैथोड पे हमारा जो सिल्वर है वो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 फैराडे से हमारा 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा। अब क्वेश्चन में सिल्वर का एटॉमिक वेट नहीं दिया है, बट आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर का जो वेट है इट इज़ 108 यूनिट।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 फैराडे से हमारा 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो आपके क्वेश्चन में कितना फैराडे है? इट इज 0.01 फैराडे। तो आपका कितना इसमें से वेट डिपॉजिट होगा? इट विल बी इक्वल टू 1.08 ग्राम सिल्वर। तो आपको एक्चुअली सिल्वर की थ्योरेटिकल वैल्यू मिल गई है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है आपकी? तो थ्योरेटिकल वैल्यू इज एक्चुअली 1.08 ग्राम, जबकि प्रैक्टिकल वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.972 ग्राम। अब आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है? इट इज 0.972। थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपने फैराडेज लॉ से कैलकुलेट की, इट इज 1.08 मल्टीप्लाई बाय 100 विच गिव्स 90%, यानी आपका सेल 90% एफिशिएंसी शो कर रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 4। सो क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का वेट आपको कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, यानी आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, विल बी ऑब्टेन एट 300 केल्विन टेम्परेचर, यानी आपके पास टेम्परेचर गिवन है, एंड 1 बार प्रेशर, आपके पास क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है, बाय पासिंग 10 एम्पियर करंट, यानी आपके पास करंट है क्वेश्चन में, फॉर 193 मिनट, यानी आपके पास टाइम है। अब क्योंकि ये मिनट में है तो आप इसको क्या करेंगे? 193 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपका आंसर जो आएगा वो सेकंड्स में आ जाएगा। फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और सेल की एफिशिएंसी भी दे रखी है 80%, यानी यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट कंबाइन करना है। एक तो आपको फैराडेज का लॉ अप्लाई करना है, एज वेल एज एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को भी यूज करना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है, आपका सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, तो प्रोडक्ट में कैटायन जो है वो कॉपर ही है, बट एनायन जो है वो सल्फेट नहीं है, वो ऑक्सीजन गैस है। तो आपको जो इक्वेशन जो फॉर्म करनी है वो एज पर दी प्रोडक्ट आपको इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट Q इक्वल्स टू IT। I कितना है? I इज 10 एम्पियर, और जो टाइम है इट इज 193 इंटू 60। तो आपके पास जो टोटल Q आएगा इनको मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास रिलेशन है कि Q अगर 96500 कूलम होता है तो हमारी वैल्यू होती है 1 फैराडे। तो हमारे पास अभी कितना Q है? हमारे पास जो Q है इट इज एक्चुअली 10 इंटू 193 इंटू 60। तो हमारे कितने फैराडे होंगे? तो इस रिलेशन को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.2 फैराडे आएगा। सो यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें से 1.2 फैराडे पास हो रहा है। नाउ अब हम लोग कैथोड पे होने वाले रिएक्शन को स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है कैटायन का। तो यहाँ पे कैटायन जो हमारा है वो है कॉपर प्लस 2। कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, और कॉपर का एटॉमिक वेट हम जानते हैं इट इज 63.5 ग्राम। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर 2 फैराडे अगर यूज होगा तो टोटली कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ 2 फैराडे 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। तो हमारे क्वेश्चन में कितना फैराडे अवेलेबल है? इट इज 1.2 फैराडे। तो हमें कितने ग्राम कॉपर मिलेगा? तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली वी विल गेट 38.1 ग्राम ऑफ कॉपर एज पर दी फैराडेज लॉ। तो ये हमारी जो वैल्यू है इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, बट क्वेश्चन में हमें सेल की एफिशिएंसी दे रखी है, दैट मीन्स हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इनटू थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? इट इज 80। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है? इट इज 38.1 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 30.48 ग्राम। दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन के अंदर 38.1 ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली हमें ओनली
30.48 ग्राम ही मिल रहा है, बिकॉज एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं है, इट इज 80%। तो बाय दिस हमने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। हम लोग एनोड की बात करते हैं। हम जानते हैं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है बाय रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से भी हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि 4 फैराडे पे एक ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो 1 मोल रिलीज हो रहा है 4 फैराडे पे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 फैराडे गिव्स 1 मोल ऑफ O2 गैस, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर कितने फैराडे अवेलेबल है, इट इज 1.2 फैराडे। तो हमें यहाँ पे कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है स्टोइचियोमेट्री का वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। तो हमें PV = nRT का इक्वेशन यूज़ करना है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग V कैलकुलेट करेंगे, तो V = nRT/P। अब जो N है अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0.3 मोल, R की वैल्यू है 0.8314, टेम्परेचर इज 300 और प्रेशर इज 1 बार। इन सबको जब हम पुट कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है इट इज 7.4826 लीटर। ये है हमारे ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम। बट अब ये जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया, ये कौन सी वैल्यू है, इट इज थियोरेटिकल वैल्यू, लेकिन जो सेल है उसकी एफिशिएंसी 80% है, तो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय थियोरेटिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। अब एफिशिएंसी जो है क्वेश्चन में हमारे पास कितनी है, इट इज 80%, तो हमने यहाँ 80% लिख दिया। थियोरेटिकल वैल्यू इट इज 7.4826 डिवाइडेड बाय 100। इनको सॉल्व करके हमें कितना फाइनल आंसर मिल रहा है, 5.986 लीटर। दैट मीन्स जो ये फाइनल हमारा आंसर है दैट इज 5.986 लीटर। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमको फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रोडक्ट मिल रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 5। नाउ पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय गिवन फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है, Fe solid plus copper plus 2 aqueous gives Fe plus 2 aqueous plus copper solid. That means Fe जो है अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है एंड कॉपर प्लस 2 रिडक्शन कर रहा है। दैट मीन्स Fe इज आवर एनोड एंड कॉपर इज आवर कैथोड। नाउ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 0.085 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो रही है फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड सेल, और हमें पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क कैन बी डन, यानी हमारा जो सेल है कितना वर्क करेगा। हम जानते हैं कि वर्क डन इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी इज द वर्क डन। और इस सेल की जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है यानी E0 सेल की वैल्यू इट इज गिवन दैट इज 0.78 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। आप देख सकते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यानी इसका मतलब n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 2। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में 0.085 फैराडे दे रखा है दैट इज द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपको n की वैल्यू 2 यूज नहीं करनी है, आपको n की वैल्यू यूज करनी है 0.085 फैराडे। बाकी सारी वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा G0 इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल। अब यहाँ माइनस सेल इसलिए हम लोग लगाते हैं क्योंकि जो रिएक्शन होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें माइनस साइन अप्लाई करना है। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब n की वैल्यू हमें क्या कंसिडर करनी है, इट इज 0.085। तो हमने 0.085 यूज किया। F जो है इट इज फैराडेज कांस्टेंट जो कि है 96500, और E0 सेल जो है क्वेश्चन में दे रखा है 0.078। इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट माइनस 63979.50 वोल्ट कूलम्स। अब 1 वोल्ट कूलम इक्वल्स टू 1 जूल, इसका मतलब हम इसको माइनस 6.398 इंटू 10⁴ जूल्स भी लिख सकते हैं। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 6। तो पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, K एंड फ्री एनर्जी
that means delta G of a given following reaction of Daniell cell at 298 Kelvin temperature। यानी एक Daniell cell के अंदर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब Daniell cell में हम जानते हैं जो जिंक होता है इट इज एनोड, कॉपर होता है ये कैथोड है, तो जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। तो हम यहाँ जानते हैं कि जो जिंक है वो अपना ऑक्सीडेशन करता है वाइल बिकॉज जिंक इज एनोड, कॉपर जो है ये रिडक्शन करता है बिकॉज इट इज कैथोड। अब यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू वो भी गिवन है, इट इज 1.1 वोल्ट और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। अच्छा, अब यहाँ देख सकते हैं कि फैराडे की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी यहाँ पे n की वैल्यू हमें इक्वेशन से कंसिडर करनी है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, यानी n की वैल्यू हमें 2 यूज करनी है। नाउ सबसे पहले हम सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डेल्टा जी नॉट और के बीच का रिलेशन। हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट के 2 फॉर्मूले हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, लॉग के इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल अपॉन 2.303 आर टी। अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये n की वैल्यू है 2, f की वैल्यू है 96500, ई नॉट सेल क्वेश्चन में गिवन है 1.1 वोल्ट, 2.303 की वैल्यू कांस्टेंट है, r की वैल्यू हम लोग 8.314 ले रहे हैं, यानी हमारा आंसर जूल में आएगा। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 298 केल्विन। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, लॉग k इक्वल्स टू 37.2074। अब हमें इसमें से k निकालना है, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 37.2074। अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर हमें एंटी लॉग निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 37 प्लस 0.2074, इससे हमें k की वैल्यू मिलेगी। अगर हम 37 का एंटी लॉग लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इट इज 10⁻37 मल्टीप्लाई, और अगर हम 0.2074 का एंटी लॉग लेंगे तो इट इज 1.61। हमारा फाइनल जो k है इट इज इक्वल टू 1.61 इंटू 10⁻37। अब हमें डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा जी नॉट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला इट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल, n की वैल्यू हमारे पास है 2, f की वैल्यू है 96500 और e नॉट सेल है 1.1 वोल्ट। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा माइनस 212,300 जूल, जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ये भी लिख सकते हैं कि 2.123 इंटू 10⁻5 जूल। So students, in today's video, we covered the complete concept of Faraday's law. We discussed both the laws of Faraday as well as we derived the mathematical relation of Faraday's law. We discussed about Faraday's constant, practical applications of Faraday's law, efficiency of electrolytic cell, and at last we solved few numerical problems related to Faraday's law. Now you can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you found this video useful, then like the video and share it with others also. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.